हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रेजेंट चैप्टर में कुल मिलाकर के हम 6 प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं और 4 लेक्चर्स अभी तक हमने पढ़े हैं इसमें। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन के बीच में डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस देखे थे। सेकेंडली फिर हमने एटॉमिक साइज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। तो प्रेजेंट लेक्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि आज इसमें एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये टॉपिक जो है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा किसको जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे हम डिटेल में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना होगा, सपोज हमारे पास जैसे कोई भी एक कंटेनर हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को लेने के बाद इस कंटेनर को हम फिल कर देते हैं एक सोल्यूशन से। जो भी मेटल होगा, ये एम मेटल मान लीजिए, ये एम मेटल है, तो हमें सोल्यूशन भी उसी एम का लेना होगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें एम एक्स वाई जेड ले लिया सोल्यूशन, जैसे कि इसका एग्जांपल मान लो ये कॉपर है, तो ये सोल्यूशन हमने कौन सा ले लिया, कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो उस तरीके से हमने ये देखना है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटॉमिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये इलेक्ट्रोड अपने सॉल्यूशन के साथ, मैंने कहा अपने सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम मैटर का ही सॉल्यूशन लिया है, बिकॉज हमें यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करनी। अदरवाइज मैं यहाँ पर कॉपर का रॉड लेके यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले सकता था, तो सिल्वर और कॉपर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता। हमें वो नहीं करना है यहाँ पे। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है। हमें चेक करना है इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, कि ये मेटल रॉड जो है अपने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के साथ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस टेंडेंसी के साथ करती है, उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी चीज है, टेंडेंसी ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज या गेन जो भी करेगा अपने सॉल्यूशन के साथ, उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर सभी को ये, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। नाउ ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। कॉपर मेटल रॉड ये सॉलिड फॉर्म में है, और जो रिएक्शन के बीच में हो रही है यानी कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बड़ा सिंपल सा केस है ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स ही हैं, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस ट्रेंड में चलता है, ठीक है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। और जो सबसे मेन टॉपिक हमने पढ़ा, जिस टैगलाइन के साथ हमें टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक को कवर करना है, वो ये रहेगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल के कंपाउंड्स, मेटल के कंपाउंड की बात अगर मैं करूं तो मेटल का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मेटल कंपाउंड कैसे बनाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, मेटल के कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितनी स्टेबिलिटी के साथ रह सकते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितनी स्टेबिलिटी के साथ रह सकते हैं, का मतलब ये नहीं हुआ ना कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह तो नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टॉपिक में, इतना नोट करो, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कंपाउंड की बात बताई कि कोई कंपाउंड अपने किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी कंपाउंड में, सपोज करो जैसे मैं बोल देता हूँ कि कॉपर सल्फेट का भी एग्जांपल लें, तो इस कंपाउंड में कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, और अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लिए हुए हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि कॉपर सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें 0.5H2 साथ में रखूं तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, तो ये बात कहां पर डिपेंड करेगी, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ठीक है। कैसे करेगा वो देखते हैं। तो कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो डिपेंड करेगा 3 अलग अलग फैक्टर्स पे, ठीक है। 3 अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे हम इसमें देखते हैं
कि सपोज करो जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, उस मेटल को हम लेते हैं किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। सॉलिड फॉर्म से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज या गेन करेगा। अब वो लूज या गेन अपनी सॉलिड फॉर्म से तो करेगा नहीं। किसी भी मेटल को सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन उसकी सॉलिड फॉर्म से नहीं निकाल सकते हम। तो हमें करना क्या है, उसको मेटल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। और इस प्रोसेस को कवर करने में कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व होने वाली है, यानी कि हमने पढ़ रखा है इसको जूनियर में, सॉलिड से अगर गैस में जाता है तो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्लियर है सभी को, ये होगा सब्लिमेशन एंथैल्पी इस प्रोसेस में जो भी लगेगा। और ये होगी क्या, पॉजिटिव होगी। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड स्टेट को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सप्लाई ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा केस है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया किसी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली, अब जो हमारे पास गैसियस स्टेट आ चुका है उसमें से हमें क्या करना है, एक दो तीन या चार जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा, सपोज करो n नंबर पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या रिलीज होते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, नहीं तो n पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में क्या देख पा रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो एनर्जी लगी है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगा है, डेल एच, यहाँ पर मैं आई लिखूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होगा, ये भी हमने ही सप्लाई की है। ठीक है, ये भी हमने सप्लाई की हुई, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि ये दोनों प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो कवर समझना है सभी को, कि उसको पहले रखेंगे एक्वस में, एक्वस से फिर उसमें गैसेस फॉर्म में जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, मतलब लूज करने के लिए गैसेस फॉर्म का होना जरूरी है, फिर गैस से उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो ये सेकंड स्टेप है आयनाइजेशन का। थर्ड पार्ट जो है बात हो रही है उसमें एक्वस सॉल्यूशन की। मेटल जो है किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम n पॉजिटिव जो है, साथ में उसमें हम डाल रहे हैं वाटर यानी कि एक्वस। तो जो Mn2 पॉजिटिव, सॉरी Mn पॉजिटिव जो होगा अपने पर्टिकुलर एक्वस स्टेट में वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा। पहले तो यहाँ पर एक बात समझना है थर्ड स्टेप में, कि जब किसी मेटल पॉजिटिव आयन को वाटर के साथ हम रखते हैं तो उसमें वाटर जो होगा उसका जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसका अट्रैक्शन या उसके लोन पेयर का अट्रैक्शन जो है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। आपको पता है वाटर पे एक लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं, उनमें से एक लोन पेयर क्या रहेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेटअप होते हैं। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना है कि कैसे होते हैं वो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कैसे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेटअप होना है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे मतलब एक सोल्यूशन बन जाता है इनका। ठीक है, एक सोल्यूशन बन जाता है, और इस केस में जो भी एंथैल्पी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्मेशन वाली पॉसिबिलिटी आ रही है, कंपाउंड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है जो कि ए और बी स्टेप में नहीं थी। यहाँ पर तो हमने गैसेस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर ही काम अपने आप हो रहा है वाटर में डालने के बाद, कि वाटर के जो लोन पेयर है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर काम जो हो रहा है ना, एक केमिकल रिएक्शन का हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाती है वो। तो यहाँ पर जो चीज है, जो एंथैल्पी है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, जो कि नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है एक्वस फॉर्म में, यानी कि मेटल आयन जो अपनी एक्वस फॉर्म में जा रहा है बाय लूजिंग सम एनर्जी टू गेट स्टेबिलिटी। क्लियर है सभी को पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से तीन स्टेप हमने कवर किए। आपने देखा कि हर एक स्टेप में जो है अलग अलग टाइप की एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये चीज हमने नोट कर रही है, इसको नोट करो और आगे देखता हूँ मैं की पॉइंट्स बताता हूँ कि है क्या। ठीक है, देखो फटाफट से, जैसे कि
अभी तक हमने क्या देखा उसको अगर मैं समराइज करूं, मतलब समझाने के लिए समराइज करूं कि अभी तक इतना ज्यादा कुछ किया नहीं कि समराइज करें हम उसको, ठीक है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, ये बात देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो डिपेंड किस किस पे करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है उस पे डिपेंड करता है तीन चीज पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, जैसे कि ये है, इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की तीन फैक्टर पे अलग अलग डिपेंड करेगा। तो जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हो गए, सबसे पहले नंबर पे हमने कौन सा नोट किया था, सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये नोट हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर पे आप इसमें नोट कर सकते हो सब्लिमेशन एंथैल्पी। अच्छा एक और चीज देखोगे यहाँ पे कि जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है, सॉरी सब्लिमेशन लिख चुका हूँ, सॉल्वेशन, थर्ड सॉल्वेशन का। तो सॉल्वेशन एंथैल्पी के बारे में आपने एक चीज देखी नोट करी होगी कि हमने वहां पे क्या लिया था, वाटर को लिया था एज ए वाटर। अगर हम ले रहे हैं तो वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो वाटर को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर इस एंथैल्पी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पे, इन तीनों पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने तीनों को समझाया, तीन एग्जांपल थे, तीन अलग अलग पार्ट में, और मैंने फिलहाल समराइज करके इनके नाम लिख दिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे यूज किया मैंने इसमें, अब इसमें देखो कई बच्चे समझ गए होंगे कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात मैंने की तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड जो है अपने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। तो वो एक्सचेंज यहाँ पे दिख रहा होगा आयनेशन एंथैल्पी में, लूज और गेनिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने सॉल्यूशन के साथ पर्टिकुलरली, ठीक है। अब सब्लिमेशन का यहाँ पे मतलब क्यों है, अब देखो कि भाई आयनेशन एंथैल्पी जो है वो गैसेस फॉर्म से ही आता है, तो सब्लिमेशन भी इसलिए जरूरी आता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो बी पार्ट है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए भी जरूरी हुआ। और फिर आयन फॉर्मेशन होगा, इसके बाद इस स्टेप के बाद आयन फॉर्मेशन होगा, उसको वाटर में डालेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो कुल मिलाकर जो सी पार्ट है वो डिपेंड करता है डी पे और बी पार्ट डिपेंड करता है ए पे। इजी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तीन तरह की एनर्जीज पे डिपेंड करता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें बात यहाँ स्टेबिलिटी की करनी है। देखो क्या पॉइंट है यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास, कि हमारे पास तीन तरह की एनर्जीज हैं जिसको देख करके बताना मुश्किल है कि किसी मेटल को उसके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। टोटली एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, टोटली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है। आप आइडिया जरूर लगा सकते हो किसके केस में ज्यादा या कम होना है, लेकिन वो आइडिया एक आइडिया ही रहेगा, ठीक है। सेम सॉल्वेशन एंथैल्पी है कि किसी मेटल आयन को वाटर में डिसॉल्व करें तो कितनी एंथैल्पी रिलीज होने वाली है, ये भी एक आइडिया पे डिपेंड करता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। नाउ पॉइंट नंबर बी की बात करें, है ये भी एक्सपेरिमेंटल, लेकिन इसमें आइडिया लगाया जा सकता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ये एंथैल्पी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको हम अभी कवर करते हैं, पहले ये देखते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी है, तो हम बात वहां स्टेबिलिटी की कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कब आएगी ये जरा ध्यान से देखना, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है सभी को। देखो सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या है, जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके साथ में मैं ए और बी पॉइंट लिख चुका हूँ, सी पॉइंट को मैं थोड़ा अलग रखूंगा क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब सॉल्वेशन एंथैल्पी जो है प्योरली क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि जो डेल एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि जो डेल एच है वो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है ना, ये तो पता ही है, थर्मोडायनामिक हमने इसको किया हुआ पहले भी। तो डेल एच सब्लिमेशन, डेल एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनका जो सम है भी देखो, ओवरऑल तो ये प्रोसेस एक ही है ना, उस एक ही प्रोसेस के तीन अलग अलग स्टेप थे, ठीक है।
तो उस पूरी प्रोसेस में हम सम करें अगर इसका, तो ओवरऑल हमारे को क्या मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल हमारे को क्या मिलेगा। सपोज करो कि डेल एच सब्लिमेशन जो है इसका टोटल और एच एंथैल्पी का जो टोटल है वो टोटल कम आता है, सॉरी कम आता है, ठीक है, वो टोटल कम आता है सॉल्वेशन के कंपेयर में, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के सपोज करो कि इन दोनों को मैं टोटल कर लेता हूँ, जैसे ये 200 आया, 300 आया, तो कितना हो गया 500, ठीक है। और जो सॉल्वेशन एंथैल्पी थी वो मान लो कि जैसे थर्ड स्टेप जो था उसमें मान लो 600 किलो जूल एंथैल्पी रिलीज हो रही है, ठीक है, सब्लिमेशन में लगी 200 और आयनेशन एंथैल्पी कितनी लगी 300 किलो जूल, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 500 किलो जूल। और सपोज करो थर्ड स्टेप के अंदर 600 किलो जूल जो है एनर्जी का रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने ऐड किया क्योंकि ये एंडोथर्मिक में थे, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक है तो इसको अलग रखा है मैंने। अब पॉइंट देखना, एंडोथर्मिक के लिए प्लस का साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे और इसके लिए क्या लगाऊंगा नेगेटिव का साइन। ये बात तो आप सभी को पता ही, आप सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं कि थर्मोडायनामिकली प्लस और माइनस का मतलब हम क्या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं लेना है, वहां पे आप ये देखेंगे माइनस और प्लस को भूल करके हम ये देखेंगे कि 600 एक ग्रेटर वैल्यू है, तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब कि रिलीज हुई है। तो ओवरऑल पूरी प्रोसेस में -100 एंथैल्पी क्या हुई, रिलीज हुई, क्या हुई रिलीज। तो किसी केमिकल प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पूरे प्रोसेस में -100 यानी कि टोटल 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग, ठीक है, माइनस का मतलब वही है, इंडिकेट कर रहा है कि रिलीज हुआ है। नाउ पॉइंट ये देखना है हमने कि पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि जो पूरी प्रोसेस थी वो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब कम एनर्जी हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी कम हो रही है मतलब क्या होता है, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, यही बात समझाने के लिए दो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, अब इसको एज ए कंडीशन समझते हैं, अभी तो मैंने एग्जांपल लिया 500 600 के अकॉर्डिंग, अब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमेशा किसी केमिकल प्रोसेस को स्टेबल करवाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, हमें क्या देखना है, इनका जो सम होगा वो हमेशा लेस होना चाहिए इनके कंपेयर में, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी हाई, हम इसको नोट करेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी हाई, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो पॉइंट 2 हमारे नोट हो चुके, पॉइंट नंबर 3 नोट करो। पॉइंट नंबर जो 3 है मैं यही लिखवा देता हूँ कि सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी हाई, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्वेशन एंथैल्पी मस्ट बी हाई, ठीक है। और फिर यहां से आप देखोगे मोर इज द नेगेटिव, मोर नेगेटिव इज द एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, more stability will be there, more stability will be there, ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्वेशन एंथैल्पी हाई ही होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ये हम देख चुके हैं कि क्यों, अभी पीछे करवाया मैंने इसको। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी ओवरऑल एंथैल्पी यानी कि सॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद ये पॉइंट भी नोट करना, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके लिए मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जा रहे हो, ठीक है, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है सभी के नेगेटिव होते हैं, इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, सभी को पता ही है कि एसओपी होता है और एक होता है एसआरपी। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो तो स्टैंडर्ड ऑसिलेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इनके एसआरपी कह लो, वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, एक कॉपर को छोड़ के। कॉपर का जो एसआरपी होगा वो आपको मिलेगा पॉजिटिव में, कॉपर का एसआरपी किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, ठीक है। आगे नोट करते हैं, नेक्स्ट है फिर एग्जांपल, जैसे जिंक, सॉरी एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो निकल लेता हूँ यहाँ पे और लेता हूँ जिंक, ठीक है। जिंक जो है उसका स्टैंडर्ड एसओपी, यहाँ पे मैं एसओपी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, एसओपी के अकॉर्डिंग, तो ये होता है आपका 0.76 वोल्ट प्लस में, ठीक है। और जो निकल है उसके लिए होता है 0.25,
0.25 प्लस में वोल्ट। तो ये है इनके दोनों के एसओपी। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे आपको मतलब ये तो आपको गिवन वैल्यू दे दिया, आपको क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि कंपाउंड आउट ऑफ compound of zinc and nickel in their plus 2 oxidation states, which will be stable in aqueous solution। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि जिंक और निकल के कोई भी कंपाउंड है अपने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ये भी जो दे रखा है ना आपको, ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। ठीक है, ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की ही वैल्यू दे रखी है इसमें, ये प्लस टू में इलेक्ट्रॉन लूज इस वैल्यू होगा और इसका इतनी वैल्यू के साथ होगा। तो ये वही है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो ये आपको गिवन है और ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इसमें बड़ा सिंपल सा है, कोई क्वेश्चन लिया वैसे बताने के लिए, समझाने के लिए कि हमें पढ़ना कैसे होता है, वो बताने के लिए मैंने क्वेश्चन सीरीज डेवलप किया है। तो यहाँ पर ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो इसके कंपेयर में ज्यादा है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मतलब होता है कि मेटल जो होगा, मेटल कम इलेक्ट्रॉन लूज करना है। बात यहाँ पे आती है कि जल्दी लूज कौन कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एसओपी है उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी से, और कोई अगर जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो वही इसका स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। जरा ध्यान देना इस बात पे। मैं इसको लिख देता हूँ, एलिमेंट या मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन वेरी या रेडिली। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज कर देता है। जल्दी से कौन लूज करेगा? जल्दी से लूज करने वाले एलिमेंट या मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लो। जिसकी एंथैल्पी बहुत कम होगी, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी उसी का इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज होगा। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का क्या मतलब होगा? ये भी मैंने बताया था कि सब्लिमिनेशन और एंथैल्पी का जो सम होगा वो कम होना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो डेफिनेटली वो भी कम, वो जो एक वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड आएगा, उसका जो सम आएगा वो कम ही होगा ना सॉल्वेशन के कंपेयर में। तो यहाँ पर चांसेस है उसके ज्यादा स्टेबल होने के। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये तो मैंने की पॉइंट बताया है, ये तो मैंने लॉजिक बताया है आपको। ठीक है, ये लॉजिक किस बात का है? इस बात का लॉजिक बताया मैंने कि मैंने जहाँ पे सीधा सा कह दिया था कि जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्योंकि बात समझ में आ गई? क्यों होगा? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था किस बात पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। उसको भी हम जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो चीज है वो समझना है, लॉजिक समझना है। अब जरा दूसरी बात पे ध्यान दो, हमेशा होता ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल को लिया जाता है। तो अगर मैं एसआरपी के बेस पे क्वेश्चन करूं तब भी इजी है। यहाँ पे पहली बात तो थर्मोडायनामिक साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम उस केस में ये कहेंगे कि जितना नेगेटिव साइन होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि बात तो वही है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, वैल्यूज तो क्योंकि वही है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हम क्या कहेंगे, जो है मैटर जो होगा स्टेबल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ओके, तो उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिगार्डिंग। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तो मैंने बना के दिया है क्वेश्चन ताकि तुम्हें टॉपिक समझ में आए। ठीक है, लेकिन जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ पूछा जाता है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं प्रेजेंट चैप्टर में, वो इन दो पॉइंट्स के थ्रू पढ़ा जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, फर्स्ट हो गया एम और Mn2 पॉजिटिव की टर्म्स में इनका कंपैरिजन करना है, और सेकेंडली हम करते हैं Mn2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंपल है, और इसको हम 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं इस फॉर्म में। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इनके। ठीक है, जैसे इसके थ्रू कोई कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे मैंगनीज होगा। ठीक है, मैंगनीज को और मैंगनीज 2 पॉजिटिव को अपने बताना है कि
क्या स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किसका ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो ये देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि वही आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड हम वहां से प्रॉपर एक पर्टिकुलर आइडिया ले सकते हैं, एक बेटर आइडिया ले सकते हैं हम सब्लिमेशन और किसके कंपेयर में, दूसरा क्या था सॉल्वेशन। ठीक है, एक ही वैल्यू वहां पर ऐसी है जिसका आइडिया हम टू बी प्रिसाइज ले सकते हैं। तो मैग्नीज जो होगा वो है 4s2 3d5, और यहाँ की मैं बात करूं 4s2 3d सॉरी 4s0 हो जाएगा ना 3d5। अब एक तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का है अपने सॉल्यूशन में, एक है मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ऑलरेडी 2 पॉजिटिव की स्टेट में अपने सॉल्यूशन में, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करने वाला है, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होगी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो इसका एसओपी ज्यादा होगा, और एसओपी ज्यादा होगा उसके कंपेयर में, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। और एसआरपी की बात करें, इसका एसओपी सबसे ज्यादा बता रहा हूं मैं, तो इसका एसआरपी सबसे कम हुआ क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका एसआरपी सबसे कम होगा। अगर एसओपी गिवन हो तो एसओपी की अकॉर्डिंग करो, वरना गिवन एसआरपी होता है, जितना नेगेटिव होगा सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी का आना है। तो हो गया कंपैरिजन इजीली। ठीक है, वैसे अगर सपोज करो आपको दिया हो यही क्वेश्चन, मैग्नीज का ही दिया हो क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे बी पार्ट था अपना 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव के केस में, तो जैसे मान लो ये लिखा है 2 पॉजिटिव है और ये 3 पॉजिटिव, तो इसको भी इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपका 4s0, ये हो गया आपका 3d5, ये होगा आपका 4s0, ये हो गया आपका 3d4। अब ये भी आप इजीली देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, स्टेबल अभी भी यही है। तो आंसर क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। बात यहाँ पर नोट करना, एक ये जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख रहा हूँ इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम बता देते हैं सारी चीजें। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन निकल और निकल 2 पॉजिटिव का केस अगर गिवन होगा आपको, या कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव का केस अगर आपको गिवन होगा, तो यहाँ पर बात बनेगी सॉल्यूशन एंथैल्पी के बेसिस पे, यानी कि आपको पर्टिकुलरली याद रखने हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर नहीं देने चाहोगे, अगर देने चाहोगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख करके चलोगे इन दो केसेस को। ठीक है, एक आधे केसेस और भी हैं, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्वेशन पे, हाइड्रेशन, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कवर हो गया सभी को यहाँ तक का टॉपिक, टॉपिक भी खत्म हो जाता है अपना यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही कवर भी करना है, और वीडियो को ध्यान से पढ़ो, इस वाली वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, लेकिन एक बार या दो बार वीडियो देखोगे, रिवाइंड करके बार बार वीडियो देखोगे, तो इजीली आपको ये बात क्लियर होगी। तो ध्यान से पढ़ना है, एक सेकंड के लिए भी इधर नहीं। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से, और साथ साथ अगर लिखोगे, लिखने से क्या होता है कि आप कंसेप्ट को और ज्यादा ग्रिप करते हो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।